हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल से आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, इसे हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा उत्तल दर्पण, इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। फर्स्ट हम लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लें, फिर अपन परिभाषा लिखेंगे। हमने कल पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। कोई भी खोखला कांच का गोला है, खोखला कांच का गोला जिसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र है। तो किसी भी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग, ये हमने इसको काट दिया, तो काटने पर अब इसका जो भाग बचा है, ये वाला भाग बचा, सेंटर पॉइंट वही रहेगा जो इस खोखले गोले का केंद्र है, ये सेंटर पॉइंट होगा इसका। तो ये जो कटा हुआ भाग है ये गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि इसके किसी भी एक भाग को पॉलिश कर दिया जाए तो गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब दर्पण में हम पॉलिश इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। इन्हीं दो, क्योंकि पॉलिश दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इन्हीं के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं, यदि हमने इसके उभरे हुए भाग पर, ये उबाल वाला जो भाग है, यदि इसके ऊपर अपन ने पॉलिश कर दी जाए या कर दी, यदि हमने इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो ये दबा हुआ जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो ये दर्पण बन गया अवतल दर्पण। यदि ये कटा हुआ भाग अपन ने ले रखा है, इसके यदि मैं दबे हुए भाग में पॉलिश कर दूं तो इसका ये दूसरा वाला जो भाग है, उभरा हुआ भाग, ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। पहले दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ था, अब उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो इसी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। यदि पॉलिश अंदर की ओर कर दी जाए, दबे भाग में कर दी जाए तो उत्तल दर्पण, यदि पॉलिश उभरे हुए भाग पर कर दी जाए तो दबा हुआ पृष्ठ जो होगा वो परावर्तक का काम करेगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इसी आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है। तो सबसे पहला भाग अपन ले रहे हैं अवतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, जो अपन यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई, वही जो अपन ने यहाँ पर समझा है वही परिभाषा है। यदि खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए तल पर कलई या रजत पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो इसके भीतर का जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा हो गई, यदि खोखले कांच के
गोले के कटे हुए भाग, यदि खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के उभार वाले पृष्ठ पर रजत पदार्थ का लेप अर्थात कलई कर दी जाए तो इसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका डायग्राम हम देखना चाहें तो डायग्राम हमारे पास आ जाएगा। ये हमने खोखले गोले का कटा हुआ भाग ले लिया और इसमें बात करें अपन इसके उभार वाला भाग, तो उभार वाला पृष्ठ जो है या भाग जो भी हम बोलना चाहें कि उभार वाला भाग इसको हमने कलई कर दिया। तो इसका जो दबा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो जो भी प्रकाश किरणें आपतित होगी वो इस वाले भाग में होगी, क्योंकि ये तो कलई किया हुआ है तो इसमें तो कोई प्रकाश किरणें अपन आपतित कर नहीं सकते। तो ये वाला भाग जो होगा इस पर प्रकाश किरणें इधर की ओर आपतित होगी। ये आपतित किरण। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो कहलाता है अवतल दर्पण। यदि इस कलई को अपन अंदर की ओर कर दें तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो ये तो कौन सा हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ है। इसका कौन सा पृष्ठ है? ये परावर्तक पृष्ठ। कौन सा वाला? ये वाला जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ है। ये किरण आपतित हो रही है इस पे, जो इसके ऊपर गिर रही है। दूसरा दर्पण से पहले हम देख लें, जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है? अवतल दर्पण प्रकाश जो किरणें हैं उनको इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है या एकत्रित करता है। तो नोट लगाकर लिख लें अपन यहां पर। अवतल दर्पण आपतित प्रकाश, अवतल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है? ये आपतित प्रकाश किरणों को एकत्रित मतलब इकट्ठा करता है।
तो अवतल दर्पण का काम प्रकाश किरणों को एकत्रित करना है। ये अभी हम जब इससे परावर्तन देखेंगे उन डायग्राम में इसको स्पष्ट करेंगे। दूसरा है हमारे पास उत्तल दर्पण। दूसरा प्रकार है इसका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उससे उल्टी परिभाषा हो जाएगी। इसमें क्या डेफिनेशन होगी, देखो पहले इसको समझ लें। ये कोई भी कांच का खोखला गोला जो इसका कटा हुआ भाग, पहले हमने कलाई इसके ऊपरी भाग पे करी थी, अब कलाई कहां कर दी जाए, इसके दबे हुए भाग पर कलाई कर दे, हम रजत पदार्थ से लेपित कर दें। ये कलाई जैसे हम इस पे करेंगे तो इसका जो उबार वाला भाग है, ये वाला भाग, ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। सॉरी, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी कि खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के भीतर वाले भाग को रजत पदार्थ से लेपित कर दिया जाए तो उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी प्रकार का उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा हो गई, यदि किसी खोखले कांच के गोले, यदि किसी खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के अंदर वाले पृष्ठ पर अर्थात दबे हुए पृष्ठ पर रजत पदार्थ का लेप अर्थात रजत पदार्थ का लेप कर दिया जाए, रजत पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उससे देखो, ये हमारे पास वही खोखला कांच के गोले का कटा हुआ भाग ले लिया हमने, और पहले हमने
इसका उभार वाले भाग को पॉलिश किया था, अब हम इसके दबे हुए भाग पर रजत पदार्थ का लेप करते हैं अर्थात कलई करते हैं। तो अब इसका उभार वाला भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो जो भी किरणें आपतित होगी परावर्तक पृष्ठ की तरफ हो रही होगी तो ये आपतित किरण। ये हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ हो गया ये वाला? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और ये आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ पर ही गिरती है और यहां से इनका परावर्तन होता है, क्योंकि जिधर पॉलिश्ड है उस भाग पे कोई किरणें आपतित नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम नोट लगाएंगे। जब वो किरणों को इकट्ठा करता है तो ये किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं अपन उत्तल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को आपतित प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो उत्तल दर्पण जब अवतल दर्पण इकट्ठा कर रहा है तो उत्तल दर्पण क्या करेगा? आपतित प्रकाश किरणों को फैलाएगा। ये दो प्रकार हो गए गोले दर्पण के, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। मतलब सॉरी, प्रतिबिंब तो बाद में लेंगे अपन, पहले ले लेते हैं परावर्तन कैसे होगा। तो अब हम परावर्तन लेते हैं। परावर्तन का मतलब इसका डायग्राम, पहले सबसे पहले डायग्राम देखने अपन को कि उत्तल और अवतल दर्पण से परावर्तन के चित्र कैसे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि ये किरणों को, अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है और उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है। तो कैसे फैलाता है उस चीज को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो हेडिंग लगाए अपन उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण से परावर्तन इनको हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो एक तरफ तो हम उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का डायग्राम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा तो इसका उभार वाला जो भाग है वो रजत पदार्थ से पॉलिश किया हुआ होगा या कलई कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये होती है यहाँ पर ये मुख्य अक्ष, जो अभी अपन परिभाषा के तहत पढ़ेंगे, ये मुख्य अक्ष होती है। ये भी परिभाषा में लिखेंगे जस्ट इसके बाद अपन। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आपतित हुई और ये प्रकाश किरणें क्योंकि नेचुरल है जो परावर्तक पृष्ठ उस पर आपतित होगी और आपतित होने के बाद ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित हो गई। ये भी इधर से भी ये वाली किरण तो इधर से परावर्तित होकर यहाँ आ गई, जा रही है, और ये किरण इधर से भी परावर्तित हो रही है। ये इधर की ओर परावर्तित हो रही है। ये ऐसा नहीं है, ये आगे तो बढ़ जाएंगी, ये परावर्तित हो रही है। तो ये तो अपन यहाँ पर ओ डाल देते हैं क्योंकि परिभाषा में जरूरत पड़ेगी अपन को। ओ क्या है? यहाँ पर अपन पी डाल देते हैं पहली किरण पर, दूसरी किरण है तो इस पर क्या डाल देते हैं? पी डैश डाल देते हैं। और ये आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। ये भी आपतित किरण है। ये है बीच वाला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष
अब बात करें अपन यहां पर ये सी, ये होता है वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र, ये तो हो गया फोकस। अभी बात करेंगे फोकस की भी कि मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ये जो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग ये है, उस गोले का जो केंद्र था वो केंद्र जो आ रहा है इस जगह प्राप्त होगा। अगर इसको डॉट 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 पर पूरा बनाए तो केंद्र यही प्राप्त होगा। तो ये जो केंद्र होता है वे वक्रता केंद्र कहलाता है, जैसा कि अपन अभी डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। तो ये तो हो गया यहाँ से। अभी मैंने इसके पे जस्ट पहले आपको बताया है कि जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों को इकट्ठा करता है। तो किरण यहाँ से चली, आपतित किरण बिंदु P पर टकराती है और यहाँ से इसका परावर्तन होता है तो की ओर आएगी, और ये नीचे वाली किरण जो चल रही है वो P डैश पर जाकर टकराती है और इधर से इसका परावर्तित हुई तो यहाँ आकर मिल गई। तो ये क्या कर रहा है, किरणों को इकट्ठी कर रही है, इकट्ठी करने का काम कर रहा है। इधर से और किरण आएगी भी टकरा कर क्यों चलेगी, ये भी चाहिए चलेगी। ये हो गया अवतल दर्पण में। तो वो स्पष्ट हो चुका है कि अवतल दर्पण किरणों को, प्रकाश किरणें जो है आपतित प्रकाश किरणें, उनको इकट्ठा करने का कार्य करता है। यहां हम लेते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा डायग्राम हम देख रहे हैं। अगर उत्तल दर्पण है तो जो पॉलिश की जाएगी वो कहां की जाएगी, अंदर वाले भाग में रजत पदार्थ का लेप दबे हुए भाग में किया जाएगा, और इसका जो उभार वाला भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब इसमें वही मुख्य अक्ष तो वही रहेगी, मुख्य अक्ष में कोई चेंजेस नहीं है, ये O बिंदु रहेगा इसे इसका ध्रुव। अब देखें वही, अब किरणें जो है इस भाग से तो आपतित नहीं हो सकती, किस पे होगी, परावर्तक भाग की ओर। तो ये पहली आपतित प्रकाश किरण हमने देख ली, ये दूसरी आपतित किरण हमने देख ली है। तो यहां से किरण जैसे इस पर टकराएगी यहां से इसका परावर्तन होगा, ये परावर्तित हो गई। ये यहां से किरण टकराई, इसका परावर्तन होगा, ये परावर्तित हो गई। तो ये किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। जैसे पहली किरण इधर गई, दूसरी किरण गिरेगी उधर जाएगी, तो ये किरणों को क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जबकि यहाँ उल्टा, यहाँ क्या हो रहा था उत्तल दर्पण में, ये उनको इकट्ठा कर रहा था। अवतल दर्पण तो क्या कर रहा था, जो आपतित किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या कर रहा था, ये उनको इकट्ठा कर रहा था। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण तो क्या कर रहा था, क्या करता अवतल दर्पण, देखो इस चित्र में ये कर रहा था, जो आपतित प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात उनको एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा था। जबकि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात ये क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है। इसी वजह से हमने नोट में लिखा था कि अवतल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है, परावर्तन के पश्चात इकट्ठा करता है, और जबकि ये क्या करता है, उत्तल दर्पण इनको फैलाता है। ये फैला दिया, इसको अगर अपन डॉट 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 बनाए तो ऐसा लगता है कि ये इस जगह से आ रही है। इनको डॉट 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 में अगर लेना चाहे हम, ये डॉट डॉट और ये डॉट 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 डॉट, वही इसका सेंटर, वो वक्रता केंद्र वही रहेगा जो गोले का है, क्योंकि इसका कर्व इधर की ओर है तो वक्रता केंद्र वही रहेगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण से परावर्तन, ये हो गया उत्तल दर्पण से परावर्तन। अब हम बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशंस की, उत्तर मतलब दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे दर्पण में परिभाषाएं वैसे ही सेम परिभाषाएं लेंस के अंदर भी आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। एक डायग्राम बना हुआ रखेंगे जिससे कि हम डेफिनेशन को क्लियर कर सके। चलो एक साइड बना देंगे दोबारा। जब दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्योंकि डेफिनेशन हमारे अभी काम आएगी। डायग्राम बनाकर इसको अभी समझेंगे अपन, जो समझा है
सबसे पहले तो अपन वही डायग्राम वापस बना लेते हैं। कोई भी एक डायग्राम बना लो, या तो अवतल का बना लो या उत्तल का बना लो, सेम कंडीशन से ये हम यहाँ पर अवतल का डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि हम इसकी डेफिनेशन देने में भी सुविधा रहेगी और आपको भी ये समझ में आ जाएगा। ये हमने लिया था अभी, ये मुख्य अक्ष है हमारे पास, ये इधर से अवतल दर्पण है तो ये उभार वाला भाग इसका पॉलिश्ड होगा, ये इसका ओ बिंदु जिसे हम ध्रुव कहते हैं, भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये आपतित किरण, और ये यहां से इसका परावर्तन हुआ और इसका भी इधर से परावर्तन हुआ, और बिंदु मिल गई, हो गया फोकस एफ, और ये इसका वक्रता केंद्र, कटे हुए गोले का जो केंद्र है वो सी हो गया, तो इसको कहते हैं अपन वक्रता केंद्र। ये हो गया पी और पी डेस, ये मुख्य अक्ष। ये डायग्राम अभी अपन ने बनाया था, दोबारा बनाया है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन अपन ले रहे हैं कि द्वारक क्या होता है। दर्पण के जिस भाग से, दर्पण के द्वारक, पहली परिभाषा है हमारे पास द्वारक। दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है या प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, द्वारक कहलाता है। तो इस डायग्राम में हम देखें प्रकाश किरणें कौन से भाग से परावर्तित हो रही है, सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। देखें यहाँ पर कि ये प्रकाश किरणें जो गिर रही है, ये पहली किरण, ये लास्ट वाली किरण, जितनी भी किरणें गिर रही है इनके मध्य ही जा रही है। सपोज हमने माना है पूरी किरणें यहाँ चल रही है, तो जैसे पहली किरण यहाँ पर गिर रही है, दूसरी किरण का, पहली किरण तो पी पर है, लास्ट किरण कहाँ पर है, पी डेस पर, तो द्वारक क्या हो गया, पीओ पी डेस। जितनी भी किरणें गिर रही है इनके अंदर गिर रही है, तो यहाँ से ही इनके मध्य इनका परावर्तन, मतलब इन्हीं बिंदुओं से इनका परावर्तन होगा, तो ये परावर्तित भाग हो गया कौन सा, पीओ पी डेस। यहाँ से किरणें परावर्तित होगी, क्योंकि किरणें यहाँ पर गिरेगी, यहाँ से क्या होगी, परावर्तित, तो ये हो गया पीओ पी डेस परावर्तित भाग, तो इसी को बोलते हैं द्वारक। तो चित्र में द्वारक क्या हो गया, पीओ पी डेस। तो परिभाषा लिख ले सबसे पहले हम, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है द्वारक कहलाता है। दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, द्वारक कहलाता है। चित्र में किससे प्रदर्शित कर रखा है, चित्र में इसे पीओपीडीज से प्रदर्शित किया है। मतलब पीओपीडीज क्या हो गया यहाँ पर, द्वारक। तो चित्र में पीओपीडीज क्या हो गया, द्वारक। तो ये तो हो गई द्वारक की परिभाषा। मतलब दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश किरणें गिरेगी, दर्पण यहां से कितना भी बड़ा दर्पण हो सकता है, बड़ा अगर खोखला गोला है तो बड़ा खोखला गोला है तो बड़ा दर्पण हो जाएगा, और इसमें जितने भी भाग में, जैसे यहां से सपोज पहली किरण यहाँ गिर रही है, लास्ट किरणें यहाँ है, पूरी किरणें से बीच में, तो दर्पण का ये भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पहले बिंदु से लेकर लास्ट वाली किरण जो गिरी है, पहली किरण से लेकर जो किरण, तो वही उसका द्वारक हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश किरणें गिरेगी तो उनके मध्य का जो भाग होगा जहां से उसका परावर्तन हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, जो कि चित्र में पीओपीडीज है। दूसरी बात करें अपन वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र भी डेफिनेशन अपन बताया है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग दर्पण होता है, जैसे
दूसरी बात कर रहे हैं अपन वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का, ये खोखला गोला था, ये ले लिया, जैसे अपन ने कोई भी कांच का खोखला गोला, इसको काट दिया, तो इसका केंद्र क्या था, ये था। तो इस खोखले गोले को काटने के बाद ये वाला हिस्सा बचा, ये हिस्सा हटाने के बाद इसको हटा दिया अपन ने, केवल ये हिस्सा रखा, तो इसका ये जो केंद्र है यही वक्रता केंद्र सी कहलाता है। ये सी जो होगा मतलब उस गोले का जो केंद्र है वही इसका वक्रता केंद्र होगा। मतलब वो खोखले गोले का जो केंद्र था वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो परिभाषा हो गई, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग दर्पण होता है, उस खोखले गोले का केंद्र ही उस खोखले गोले का केंद्र ही उस खोखले गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। तो चित्र में क्या हुआ, इस चित्र में सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र। चित्र में सी क्या है, वक्रता केंद्र। केंद्र है। दो परिभाषा हो गई द्वारा वक्रता केंद्र, और अगली परिभाषा अपन लेते हैं ध्रुव। क्या लेते हैं, ध्रुव। तीसरी परिभाषा है ध्रुव। दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे ये हमारे पास ये दर्पण है, इस दर्पण का मध्य बिंदु है परावर्तक। जितना भी बड़ा दर्पण होगा, कितना भी बड़ा दर्पण ले सकते हैं अपन, उस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, मतलब परावर्तक तल का मध्य बिंदु, वही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। जैसे ये अपन ने दर्पण ले लिया, ये पूरा इसका क्या है, परावर्तक तल है। ये पूरा वाला यहाँ से लेकर किरणें यहाँ से कहीं से भी परावर्तित हो सकती है इनमें से, तो इसका मध्य बिंदु कौन सा हुआ, ये। तो यही क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ओ वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा हो गई, दर्पण दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। चित्र में ओ ध्रुव है। चित्र में क्या है बेटा, ओ ध्रुव है। यहां से लेकर यहां तक परावर्तक पृष्ठ है इसका, तो ये इसका मध्य बिंदु क्या हुआ, ओ, तो वही क्या है, यहां पर ध्रुव है। नेक्स्ट डेफिनेशन, मुख्य अक्ष।
नेक्स्ट डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो अपन ने डायग्राम में सीधी लाइन बना रखी है मुख्य अक्ष, तो ये क्या हो गया? सी भी आ रहा है और ओ, तो ये रेखा कहां से गुजर रही है? सी और ओ से। तो परिभाषा क्या बन गई? दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, क्योंकि ओ को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव, और सी को क्या बोलते हैं अपन? वक्रता केंद्र। तो ओ और सी को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? क्या हो गई? मुख्य अक्ष। तो डेफिनेशन क्या हो गई? दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो परिभाषा भी यही है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, जैसा डायग्राम है वो की परिभाषा सामने आ रही है। दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी को वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली बात करें अपन वक्रता त्रिज्या, क्योंकि अभी अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में अपन रिलेशन निकालेंगे। तो वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या हो गई ध्रुव ओ से वक्रता सी के मध्य की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या हो गई? ध्रुव ओ से वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी, मतलब ओ से लेकर सी तक की जो दूरी है उसको ही बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। बहुत जगह स्मॉल आर भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको किससे? ऐसे तो अपन जनरली कैपिटल आर से यूज कर देते हैं। तो क्या हो गया? दर्पण के ध्रुव ओ, दर्पण के ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ओ से लेकर सी तक की जो दूरी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगला है अपने पास मुख्य फोकस। 6 पॉइंट हो गया अपने पास मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसकी बात कर रहे थे अभी अपन, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में आ जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस
या फोकस बिंदु एफ कहते हैं। मतलब ये हो गया कि देखो अपन ने अवतल दर्पण लिया था, उसमें ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एफ से एफ पर आकर, मतलब परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहां जाकर मिलती है उसी को अपन बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये यहां पर आकर मिली तो यही एफ हो जाएगा। तो इसमें तो डायरेक्ट मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण फैलता है तो पीछे मिलाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो परिभाषा क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? या उस मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। तो परिभाषा हो गई हमारे पास, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात दर्पण के, परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ कहते हैं। मुख्य फोकस एफ कहते हैं। अब बात करें अपन फोकस की, तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के सामने की ओर, क्योंकि जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है उधर ही क्या होगा? दर्पण वस्तु रखी होगी, तो दर्पण के सामने। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहां होता है? पीछे की ओर। तो नोट लगाकर लिख सकते हैं अपन, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस एफ, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस की जगह ऐसा कर दो फोकस बिंदु अपन लिख सकते हैं। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कर दें, मुख्य फोकस फोकस बिंदु, क्योंकि अभी यहां पर बिंदु बन गया। तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कैपिटल एफ दर्पण
दर्पण के सामने की ओर होता है, जबकि उत्तर दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण के पीछे की ओर होता है। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण के सामने की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण के पीछे की ओर होता है। यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम इससे चित्र प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कंडीशन हमारे पास सामने होनी चाहिए कि अगर अवतल दर्पण रखा हुआ है तो फोकस बिंदु उसी ओर होगा, वस्तु की ओर, मतलब दर्पण के सामने, और यदि उत्तल दर्पण है तो फोकस बिंदु पीछे की ओर, जैसा हमने डायग्राम में समझा था। जैसे तो अवतल दर्पण है तो इसमें फोकस बिंदु कहाँ आ रहा है, इधर दर्पण के सामने की ओर ही आ रहा है। जबकि अवतल दर्पण जो था उसमें क्या था, किस प्रकार से अवतल दर्पण था, ये इधर से पॉलिश किया हुआ था, ये वाला भाग, सॉरी, ये वो तो उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में अंदर वाला भाग क्या था, पॉलिश था। तो इधर से ये किरणें जा रही थी, ये प्रकाश किरणें आती थी, यहाँ से इनका क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था। तो ये किरणें ये डॉट 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 पीछे की ओर बढ़ रही थी, तो एफ कहाँ आ रहा था, दूसरी ओर आ रहा था। तो क्योंकि इधर ये लेंस तो इधर है, तो दर्पण तो ये हुआ, तो दर्पण के पीछे की ओर प्राप्त हो रहा था। किसमें था, ये उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में सामने नजर आ रहा है कि लेंस मतलब दर्पण के सामने की ओर ही फोकस बिंदु है। अब हम एक डेफिनेशन और ले लेते हैं कि फोकस बिंदु हो गया हमारे पास। अब बात करें अपन फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी के लिए भी अपन डेरिवेशन करते समय आवश्यकता पड़ेगी। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव O से फोकस बिंदु या मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये ध्रुव O तथा फोकस, मुख्य फोकस के मध्य की दूरी या फोकस बिंदु बोल दो इसको, के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो हो गया दर्पण के ध्रुव O से मुख्य फोकस कैपिटल F के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने आज ली है। फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में हम अब संबंध पढ़ेंगे। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या का भी जिक्र हुआ है और फोकस दूरी का भी जिक्र हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।